तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कपल की पुरानी वीडियो को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम आयरिस और लड़के का नाम फ्रांसिस होता है। यहाँ ये दोनों वीडियो में काफी खुश दिखाई देते हैं, जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो। लेकिन अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ फ्रांसिस और आयरिस अपने दो बच्चों जोश और लुकस के साथ कहीं पर जा रहे थे। ये सब काफी ज्यादा डरे हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि ये किसी बड़ी मुसीबत से बचकर भाग रहे हों। अब इसके बाद फ्रांसिस अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेकर अपने पुराने घर में आता है, जहाँ पर वो बचपन में रहा करता था। यहाँ फ्रांसिस घर के अंदर आकर उसे चेक करने लगता है और उसे सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही फ्रांसिस अपने डैड के रूम में आता है तो उसे यहाँ पर अपने डैड की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। साथ ही उनके हाथ पर किसी के काटने के निशान भी होते हैं, जिसका इन्फेक्शन उनके शरीर पर फैल रहा था। यहाँ पर अपने डैड को मरा हुआ देखकर फ्रांसिस को काफी अफसोस होता है और वो उनकी गन और वॉच को उठाकर रूम से बाहर आ जाता है। तभी उसे उसकी माँ दिखाई देती हैं, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैल चुका है और ज़ॉम्बी से बच बचाकर ही फ्रांसिस अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर आया है। यह अब देखते ही देखते फ्रांसिस की मॉम का आधा शरीर भी कटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी फ्रांसिस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, मगर तभी फ्रांसिस उन्हें शूट करके खत्म कर देता है। फ्रांसिस अपनी मॉम और अपने डैड दोनों की बॉडीज को जमीन में दबा देता है और फिर अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर आ जाता है। लेकिन पूरी रात फ्रांसिस इसी बारे में सोचकर सो भी नहीं पाता। अब अगले दिन फ्रांसिस इस घर के पानी को खुद पीकर चेक करता है, जो कि नॉर्मल था, और ये देखकर जोश और लुकस दोनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी समय बाद साफ पानी पिया था। लेकिन यहाँ ये सब देखकर भी आयरिस ज्यादा खुश नहीं होती। वो घर में जाकर स्मोक करने लगती है। अब तभी जोश को एक पुराना फार्म दिखाई देता है और जोश फ्रांसिस से उस फार्म में चलकर कुछ काम का सामान ढूंढने के लिए बोलने लगता है और फिर ये दोनों उस फार्म में आ जाते हैं। यहाँ आकर फ्रांसिस इस फार्म के मालिक को आवाज भी लगाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता और फिर इन्हें यहाँ पर एक पिंजरे में कुछ मुर्गी और अंडे दिखाई देते हैं। ये देखकर जोश पिंजरे की चाबी ढूंढने लगता है। तभी उसे यहाँ पर इस फार्म के मालिक की डेड बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है और चाबियां भी उसी डेड बॉडी के पास थी। ये देखकर जोश मरे हुए फार्मर के पास से चाबियां खींचने लगता है और तभी उस फार्मर की डेड बॉडी जोश के ऊपर गिर जाती है, जिससे जोश काफी ज्यादा डर जाता है। वो वापस आकर जल्दी से अपने हाथ पैर धोने लगता है और ये देखकर आयरिस फ्रांसिस से इस बारे में पूछती है। इस पर फ्रांसिस आयरिस से कहता है कि जोश बॉडी को देखकर डर गया था, लेकिन अब उसे इन सभी चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। अब इसके बाद फ्रांसिस अपने छोटे बेटे लुकस को एक गन्ना खाने के लिए देता है, जो कि उसे काफी अच्छा भी लगता है। फिर इसके बाद आयरिस फ्रांसिस को लेकर घर के बेसमेंट में रखे हुए एक जनरेटर के पास आती है और फ्रांसिस से इस जनरेटर को चेक करने के लिए बोलने लगती है। लेकिन फ्रांसिस इस बेसमेंट में काफी ज्यादा डर के आता है और जनरेटर को चेक करता है, जिसके अंदर डीजल नहीं था, और ये सब देखकर फ्रांसिस तुरंत ही इस बेसमेंट से निकल जाता है। फिर हम बेसमेंट की दीवारों पर बनी हुई ड्राइंग्स को देखते हैं, जिनमें एक आदमी अपने बेटे को मार रहा था। अब इसके बाद रात के समय फ्रांसिस अपनी फैमिली के साथ डिनर करने लगता है। तभी जोश रेडियो पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रांसिस उसे ऐसा करने से मना कर देता है और चुपचाप खाना खाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर आयरिस भी फ्रांसिस से कहती है कि हमारे पास ज्यादा दिनों का राशन नहीं बचा है और आखिर हमें कब तक यहाँ पर ऐसे रहना पड़ेगा। इस पर फ्रांसिस आयरिस से कहता है कि जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि बाहर क्या चल रहा है, तब तक हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। इस पर वो कहती है कि हमारे पास ना तो इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही रेडियो में सिग्नल्स आ रहे हैं, तो हमें बाहर की जानकारी आखिर कैसे मिलेगी। इसलिए शायद हमें नॉर्थ की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ जोश भी फ्रांसिस से कहता है कि मेरे एक दोस्त एलेक्स ने मुझे बताया था कि उसकी फैमिली पहाड़ों की तरफ जा रही है और उनके साथ काफी सारे और लोग भी हैं। मगर ये सब सुनकर फ्रांसिस जोश से कहता है कि मैं इस जगह को छोड़कर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पीछा करने नहीं जाना चाहता। और ये सब बोलकर अब फ्रांसिस आयरिस और जोश दोनों को चुप करा देता है। अब इसके बाद जोश अपने दोस्त को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होते और वो मैसेज भी डिलीवर नहीं हो पाता। यहाँ फ्रांसिस और आयरिस ये सब देख रहे थे। फिर आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि तुम जोश के साथ सही से बिहेव नहीं कर रहे हो। अब इसके बाद रात के समय फ्रांसिस को सपना आता है, जिसमें फ्रांसिस के डैड उसे मारने के लिए बेसमेंट में आ रहे थे और ये सब देखकर फ्रांसिस काफी डर जाता है और हमें पता चलता है कि फ्रांसिस के डैड बचपन में उसे मारकर बेसमेंट में बंद कर दिया करते थे और इसीलिए फ्रांसिस बेसमेंट में जाने से डरता है। अब इसके बाद फ्रांसिस फिर से आयरिस से कहता है कि ये जगह हमारे लिए सेफ है, लेकिन यहाँ आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि हम हमेशा इस घर में नहीं रह सकते और तुम्हारी हालत भी इस घर में आने के बाद खराब हो गई है, इसीलिए हमें इस घर से चले जाना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन अब फ्रांसिस आयरिस से कहता है कि हम दोनों से ही गलतियां हुई हैं, लेकिन तुमने मुझे अपनी गलती के बारे में पहले नहीं बताया। ये सब सुनकर आयरिस कहती है कि अगर मैंने तुम्हें वो सब पहले ही बता दिया होता तो हमारा रिश्ता टूट जाता और लुकस कभी भी इस दुनिया में नहीं आता। यहाँ हमें पता चलता है कि आयरिस से पास्ट में कोई गलती हुई है
जिस वजह से फ्रांसिस अब उसे पसंद नहीं करता और ये दोनों ही उस गलती को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आयरिस कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ मूव ऑन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम बस यहाँ से चलो। और ये सुनकर अब फ्रांसिस अपनी पूरी फैमिली के साथ पहाड़ों की तरफ जाने लगता है। और तभी रास्ते में आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि इस रास्ते से हम पहाड़ों पर जल्दी पहुंच जाएंगे, जहाँ पर काफी सारे और लोग भी जा रहे हैं। तभी जोश आयरिस से कहता है कि क्या आपको डिएगो अंकल ने इसी जगह के बारे में फोन पर बताया था। यहाँ डिएगो का नाम सुनते ही फ्रांसिस हैरान रह जाता है और वो आयरिस से कहता है कि आखिर डिएगो ने तुम्हें कॉल कब की और तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। यहाँ फ्रांसिस को अब आयरिस पर शक होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि आयरिस और डिएगो का अफेयर अब भी चल रहा है, क्योंकि ऐसा एक बार पहले भी हो चुका था। और इसी वजह से फ्रांसिस गुस्से में आकर कार को काफी तेज चलाने लगता है। लेकिन तभी इनके रास्ते में एक ब्रिज आता है जो कि बंद था और रास्ते में काफी सारी गाड़ियां इधर उधर पड़ी हुई थी। फ्रांसिस अब आगे बढ़ने से मना करने लगता है, लेकिन आयरिस कहती है कि हम यहाँ से आराम से निकल सकते हैं, हमें बस ब्राइल को साइड में करना होगा। यहाँ फ्रांसिस के काफी मना करने के बाद भी आयरिस घर वापस चलने के लिए नहीं मानती और कार से उतरकर ब्राइल को हटाने जाने लगती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करने लगता है और तभी फ्रांसिस आयरिस को नीचे झुकने के लिए बोलता है और इस ज़ॉम्बी को शूट करके खत्म कर देता है। लेकिन अब तभी एक और ज़ॉम्बी इनके पीछे आने लगता है और ये देखकर जोश तुरंत ही कार का हॉर्न बजाता है और फ्रांसिस को अलर्ट कर देता है और फ्रांसिस इस ज़ॉम्बी को भी खत्म कर देता है। लेकिन अब तभी यहाँ पर हॉर्न की आवाज सुनकर काफी सारे ज़ॉम्बीज आते हैं और कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी फ्रांसिस ज़ॉम्बीज के ऊपर गोलियां चलाता है और सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं और आयरिस जल्दी से बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। लेकिन ज़ॉम्बीज अब फ्रांसिस के ऊपर हमला करके उसे पकड़ने लगते हैं। यहाँ फ्रांसिस ज़ॉम्बी से बचता हुआ उनके ऊपर एक बम फेंकता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर अब इन सभी लोगों को बिना कार के ही घर वापस आना पड़ता है। और यहाँ आते ही फ्रांसिस आयरिस से कहता है कि तुमने जो कहा हमने वो करके देख लिया और अब से जो मैं बोलूंगा तुम वही करोगी। अब इसके बाद कहानी 2 हफ्ते आगे आती है, जहाँ पर फ्रांसिस एक बार फिर से उसी ब्रिज पर अपनी कार वापस लेने आता है। यहाँ फ्रांसिस अपनी कार को स्टार्ट करता है, जो कि थोड़ी कोशिश करने के बाद स्टार्ट हो भी जाती है। लेकिन तभी फ्रांसिस के दिमाग में कुछ आता है। वो अपने घर बिना कार के ही कुछ सामान लेकर आता है और आयरिस से कहता है कि वो वैन अब खराब हो चुकी है। यहाँ फ्रांसिस ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि आयरिस अब इस घर को छोड़कर जाने की जिद ना करे। अब इसके बाद फ्रांसिस उसी बेसमेंट में दोबारा से आ जाता है और उसे फिर से अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस जनरेटर में डीजल डाल देता है, जिससे घर में लाइट आ जाती है और ये सब देखकर जोश और लूकस काफी खुश होते हैं। साथ ही यहाँ पर फ्रांसिस अपनी माँ का पुराना टेप रिकॉर्डर भी बजाता है और अपने दोनों बच्चों के साथ डांस करने लगता है। ये देखकर आयरिस को भी थोड़ी खुशी होती है। अब इसके बाद रात के समय फ्रांसिस फिर से अपनी और आयरिस की पुरानी वीडियो देखने लगता है और आयरिस भी उसे ऐसा करते हुए देखती है और समझ जाती है कि कहीं ना कहीं फ्रांसिस अब भी उससे प्यार करता है। फिर ये दोनों रोमांस भी करने लगते हैं। इस तरफ जोश और लूकस इस घर में रखी हुई पुरानी एल्बम को देखते हैं और तभी ने फ्रांसिस के भाई डिएगो के बचपन की एक फोटो भी दिखाई देती है, जो देखकर लूकस जोश से कहता है कि डिएगो अंकल तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि डिएगो अंकल टाइम ट्रेवल करके इस समय में आ गए हैं। यहाँ जोश को भी ये चीज काफी अजीब लगती है। यही लूकस जोश से कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मॉम मुझसे हमेशा गुस्से में ही बात करती हैं। इस पर जोश लूकस से कहता है कि कभी कभी मॉम किसी और पर गुस्सा होती हैं और वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल जाता है, और कुछ इसी तरह डैड भी मेरे साथ करते हैं। अब इसके बाद अगले दिन फ्रांसिस आयरिस से भी अब तक की हुई अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और आयरिस से एक बार फिर से नई शुरुआत करने के लिए बोलता है। इस पर आयरिस भी मान जाती है। इसके बाद फ्रांसिस मुर्गियों के पिंजरे में अंडे लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक डॉग पिंजरे में घुसकर फ्रांसिस के हाथ पर काट लेता है। ये सब देखकर आयरिस फ्रांसिस से जल्दी से रेबीज का इंजेक्शन लेने के लिए बोलती है और इस घर से निकलकर किसी डॉक्टर के पास चलने के लिए कहने लगती है, लेकिन फ्रांसिस ऐसा करने से साफ मना कर देता है। इस तरफ जॉर्ज भी रेडियो पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे एक मैसेज सुनाई देता है जिसमें कोई डेल्टा कैंप के बारे में बता रहा था, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से जॉर्ज आधी बात ही सुन पाता है। वो इस बारे में आयरिस और फ्रांसिस को भी बताता है और उनसे उस डेल्टा कैंप को ढूंढने चलने के लिए कहता है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बातों को झूठ बताता है और कहता है कि रेडियो काफी दिनों से खराब है और तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। इतना बोलकर फ्रांसिस यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर आयरिस उसी कैंप के बारे में सोचती रहती है और फिर वो फ्रांसिस से कहती है कि हमारे पास अब खाना और पानी भी काफी है और अगर हमारी वैन सच में खराब हुई है तो हम उसे ठीक करके यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ आयरिस की बातों से फ्रांसिस समझ जाता है कि आयरिस को अब उस पर शक हो चुका है। इसी वजह से फ्रांसिस यहाँ से बाहर जाने से मना करने लगता है और कहता है कि बाहर काफी खतरा है, इसलिए हम कहीं भी नहीं जाएंगे।
इसके बाद जॉर्ज फ्रांसिस से जनरेटर चालू करने के लिए बोलता है ताकि वो फ्रांसिस की मोम के रेडियो को चालू करके सिग्नल्स ढूंढ सके, लेकिन फ्रांसिस उसे ऐसा करने से भी मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, इसलिए तुम कुछ भी मत करो। साथ ही यहाँ पर फ्रांसिस जॉर्ज को काफी डांटता भी है और कहता है कि उस दिन ब्रिज पर तुम और तुम्हारा भाई दोनों मुश्किल में थे और तुम्हें बचाने के लिए मुझे ना जाने क्या क्या करना पड़ा। क्या तुम वो सब कर सकते हो? क्या तुम किसी को मार सकते हो? इस पर जॉर्ज हाँ बोल देता है और ये सुनकर फ्रांसिस को और भी गुस्सा आने लगता है। फ्रांसिस अब उसे जबरदस्ती गन चलाना सिखाता है। यहाँ जॉर्ज को गन चलाने में काफी डर लग रहा था और आयरिस भी यहाँ आकर फ्रांसिस से ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फ्रांसिस जॉर्ज को बार बार शूट करने के लिए बोलता है और जॉर्ज भी शूट करने लगता है और काफी ज्यादा डर जाता है। अब तभी गोली चलने की आवाज सुनकर काफी सारे ज़ॉम्बीज इनके पास आने लगते हैं और ये देखकर फ्रांसिस अपनी फैमिली के साथ जल्दी से घर की तरफ भागता है और ज़ॉम्बीज भी इनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ फ्रांसिस घर में आकर छुप जाता है, लेकिन अब ज़ॉम्बीज घर के अंदर आने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक कार आती है और उसके अंदर बैठा हुआ आदमी हॉर्न बजाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसी कार के पीछे चले जाते हैं और फ्रांसिस और उसकी फैमिली की जान बच जाती है। अब अगले दिन फ्रांसिस अपनी मुर्गियों के पिंजरे को देखता है जो कि टूटा हुआ था और उसकी सारी मुर्गियां मर चुकी थी, यानी कि अब फ्रांसिस के पास खाना भी कम हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्रांसिस एक नदी के पास आता है जहां पर उसका भाई डिएगो भी बैठा हुआ था और डिएगो ने ही कल रात को सही समय पर आकर फ्रांसिस और उसकी फैमिली की जान बचाई थी। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस डिएगो से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम इन्फेक्टेड हो? इस पर डिएगो कहता है कि नहीं, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। साथ ही यहाँ पर डिएगो फ्रांसिस को नॉर्थ की तरफ बने हुए एक कैंप के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम कभी घर वापस आओगे, लेकिन डैड ने मुझसे कहा था कि तुम एक दिन घर जरूर लौटोगे। ये सुनकर फ्रांसिस कहता है कि ये जगह कभी भी मेरे लिए घर नहीं थी, लेकिन अब जब वो सब मर चुके हैं तो ये सब कुछ मेरा ही है। यहाँ पर डिएगो फ्रांसिस को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस जगह पर तुम ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाओगे और न ही तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे इस जगह पर खुश रह पाएंगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ कैंप चलना चाहिए। मैं तुम्हें वहां तक ले जाने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि तुम अकेले कब तक अपनी फैमिली को बचा पाओगे। ये सुनकर फ्रांसिस गुस्से में डिएगो के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और उससे कहता है कि वो तुम्हारी फैमिली नहीं है जिनके बारे में तुम इतना सोच रहे हो। ये सब सुनकर डिएगो अब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो फ्रांसिस को नॉर्थ में बने हुए उसी कैंप का मैप भी देता है और यहाँ से चला जाता है। फ्रांसिस उस मैप को जलाने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो मैप को अपने पास ही रख लेता है। अब इसके बाद फ्रांसिस डिएगो की एक जैकेट को लेकर घर वापस आता है और आयरिस से कहता है कि मैंने पहुंचने में काफी देर कर दी, उन ज़ॉम्बीज ने उसे मार दिया। ये सब फ्रांसिस बस इसीलिए कर रहा था ताकि आयरिस कैंप और डिएगो के पास जाने की जिद ना करे। साथ ही अब फ्रांसिस अपने घर के सभी खिड़की दरवाजों को लकड़ियों से सील कर देता है। इसके बाद लूकस भी खेलते खेलते जब बेसमेंट में आ जाता है तो यहाँ पर बेसमेंट की विंडो पर उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है और आयरिस उस ज़ॉम्बी को देखकर लूकस को बताती है कि ये ज़ॉम्बीज अब कमजोर हो रहे हैं और कुछ समय बाद सभी ज़ॉम्बीज मर जाएंगे, जिसके बाद हम बाहर जा पाएंगे। यहाँ फ्रांसिस भी इस बात को छुपकर सुन रहा था। अब इसके बाद जब फ्रांसिस को खेतों में एक ज़ॉम्बी मिलता है तो फ्रांसिस अपनी तलवार से ज़ॉम्बी की गर्दन काट देता है और उसके खून को अपने कपड़ों पर लगा लेता है और फ्रांसिस अपने घर में चिल्लाता हुआ आता है और आयरिस से कहता है कि काफी सारे ज़ॉम्बीज ने मेरे ऊपर एक साथ हमला किया, वो अभी भी चारों तरफ फैले हुए हैं। यहाँ फ्रांसिस ऐसा नाटक करने लगता है कि जैसे बाहर बहुत खतरा हो और ज़ॉम्बीज चारों तरफ फैले हों, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये सब कुछ फ्रांसिस आयरिस और अपने बच्चों को घर में रखने के लिए ही कर रहा होता है। फ्रांसिस अब बाथरूम में आ जाता है, तभी जॉर्ज भी उसके रूम में आता है और जॉर्ज को यहाँ पर वही मैप दिख जाता है, लेकिन फ्रांसिस उसे वापस बाहर भेज देता है और फिर अपने पास मौजूद उसी मैप को छुपाने के बारे में सोचता है। इसके बाद फ्रांसिस अपने घर में एक क्रिसमस ट्री भी लगाता है और अपने बच्चों के साथ टाइम से पहले ही क्रिसमस मनाने लगता है। वो अपने दोनों बच्चों से सेंटा से मांगने वाले गिफ्ट के बारे में पूछता है। इस पर लूकस कहता है कि मुझे तो सेंटा से एक बाइक चाहिए और जॉर्ज कहता है कि मुझे तो बस एक मैप चाहिए। ये सुनकर आयरिस जॉर्ज से कहती है कि आखिर तुम किस तरह के मैप की बात कर रहे हो। इस पर जॉर्ज आयरिस को बताता है कि मैंने आज डैड के रूम में एक मैप देखा जिसमें कैंप तक जाने का रास्ता था, लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस आयरिस से कहता है कि जॉर्ज झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि मेरे पास कोई भी मैप नहीं है। फिर यहाँ पर लूकस भी फ्रांसिस से उसकी विश पूछता है और इस पर फ्रांसिस कहता है कि मेरी विश तो यह है कि हमारा एक और बेबी हो और हमारे घर में कोई छोटा बच्चा आए। ये बात सुनकर आयरिस काफी हैरान होती है। वो कहती है कि आखिर तुम ऐसे हालातों में बच्चे के बारे में कैसे सोच सकते हो। यहाँ आयरिस एक और बच्चा पैदा करने से साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, इसीलिए मैं यहाँ से निकलकर कैंप जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अब फ्रांसिस को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बच्चों के सामने ही आयरिस पर चिल्लाने लगता है और अपने बच्चों को बताता है कि ये वायरस फैलने से पहले तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर जाने वाली थी। ये बात सुनकर जोश और लूकस काफी हैरान होते हैं।
तभी आयरिस अपने बच्चे को बताती है कि मैं इस जिंदगी से परेशान हो गई थी, इसीलिए मैं एक नई शुरुआत करना चाहती थी और मैं तुम दोनों के लिए अच्छी माँ बनने के लिए ही घर छोड़कर जाने वाली थी। लेकिन यहाँ फ्रांसिस आयरिस से कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम किसी को ढूंढने के लिए यहाँ से जाना चाहती हो। ये बात सुनकर जोश फ्रांसिस से कहता है कि आप मॉम से इस तरह बात नहीं कर सकते। लेकिन अब फ्रांसिस जोश को ही गालियां देने लगता है और ये सुनकर आयरिस भी अब फ्रांसिस से कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मुझे वो मैप दे दो जिससे मैं यहाँ से कैंप तक जा पाऊँ। ये बात सुनकर फ्रांसिस को और भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने पास मौजूद उसी मैप को जला देता है। तभी आयरिस फ्रांसिस को एक थप्पड़ मारती है और रूम में चली जाती है। अब इसके बाद आयरिस अगले दिन लूकस को एक स्टोरी पढ़कर सुनाती है जो कि एक झूठे लड़के के ऊपर थी, जिसमें एक लड़का भेड़ों को चराने के लिए जब भी पहाड़ पर जाता था तो वो सभी गांव वाले से झूठ बोलता था कि भेड़िया आ गया, और लूकस इस स्टोरी को काफी ध्यान से सुनता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस को खेतों में गोलियां चलने की आवाजें आती हैं, लेकिन उसके आसपास कोई भी उसे दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद रात के समय फ्रांसिस अपने घर के मेन डोर पर भी लकड़ियां लगा देता है और उसे बंद कर देता है। ये देखकर जोश और आयरिस उसे ऐसा करने से मना करने लगते हैं। यहाँ जोश फ्रांसिस से कहता है कि हमने हफ्तों से किसी भी ज़ोंबी को बाहर नहीं देखा, तो आप किन ज़ोंबीज की बात करते रहते हो? कोई भी हमारे घर पर नहीं आ रहा। साथ ही यहाँ पर जोश फ्रांसिस से कहता है कि आपके माँ बाप ने जो आपके साथ किया वो आखिर आप हमारे साथ क्यों कर रहे हो? ये बात सुनकर फ्रांसिस को और गुस्सा आता है। वो जोश के एक थप्पड़ मार देता है जिससे जोश के गाल से खून निकलने लगता है। फ्रांसिस कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो तुम लोगों को सेफ रखने के लिए ही कर रहा हूँ। यहाँ पर ये सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इनके डोर पर कोई आदमी नॉक करने लगता है और वो इन सभी लोगों से मदद मांगता है। वो कहता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, इसीलिए मुझे अंदर ले लो। लेकिन फ्रांसिस उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है, मगर तभी जोश डोर को खोल देता है और ये आदमी एक सोल्जर होता है जो कि अंदर आ जाता है। वो काफी घायल था, लेकिन ये आदमी इन्फेक्टेड नहीं होता। आयरिस इस सोल्जर को चेक करने लगती है और पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। इस पर यह सोल्जर इन्हें बताता है कि मैं डेल्टा कैंप से आया हूँ। ये बात सुनकर जोश भी सबको बताता है कि मैंने रेडियो पर इसी डेल्टा कैंप के बारे में सुना था। यहाँ ये सोल्जर आयरिस को बताता है कि मैं अपने साथियों के साथ कुछ सामान लेने के लिए शहर जा रहा था और तभी हम सब पर ज़ोंबीज ने हमला कर दिया और मेरे सारे साथी मारे गए। ये सोल्जर इन्हें बताता है कि यहाँ से डेल्टा कैंप जाने के रास्ते में अब तो कोई भी ज़ोंबी नहीं है और मुझे यहाँ का पता एक आदमी ने बताया था। ये बात सुनकर आयरिस समझ जाती है कि जरूर वो आदमी डिएगो ही होगा। यह आयरिस इस सोल्जर से पूछती है कि जिसने तुम्हें यहाँ का पता बताया क्या वो अभी भी जिंदा है? इस पर वो सोल्जर आयरिस को बताता है कि जब मैं आ रहा था तब मैंने उस आदमी को देखा था, उसके ऊपर ज़ोंबीज हमला कर रहे थे, लेकिन मैं ये नहीं देख पाया कि वो जिंदा है या फिर मारा गया। ये बात सुनकर अब आयरिस समझ जाती है कि फ्रांसिस ने उससे झूठ बोला था कि डिएगो मर गया और डिएगो शायद अब भी जिंदा होगा। लेकिन ये सारी बातें सुनकर फ्रांसिस सोल्जर को घर से बाहर निकालने के लिए कहने लगता है, मगर लूकस उसे ऐसा करने से मना करता है और फ्रांसिस मान भी जाता है। लेकिन फ्रांसिस रात के समय उस सोल्जर को बेसमेंट में ही बंद कर देता है ताकि वो सोल्जर अगर इन्फेक्टेड हो तो सुबह तक इन्हें पता चल जाए। अब इसके बाद रात के समय जोश आयरिस के पास आता है और उससे कहता है कि मैं डिएगो अंकल को ढूंढने जा रहा हूँ क्योंकि अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जोश कहता है कि मैं अपने डैड से अब थक चुका हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मेरे असली डैड नहीं है, शायद इसीलिए वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं। लेकिन मैं तो उन्हें अपना डैड मानता था पर वो मेरी बात को कभी समझ ही नहीं पाए। यहाँ हमें पता चलता है कि जोश का असली डैड फ्रांसिस का भाई डिएगो है और इसी वजह से फ्रांसिस अब आयरिस पर हमेशा गुस्सा होता रहता है क्योंकि आयरिस ने उसे धोखा दिया था। यहाँ अब ये सारी बातें करने के बाद जोश अपनी माँ को अपने भाई लूकस की हिफाजत करने के लिए छोड़ता है और खुद डिएगो को ढूंढने चला जाता है। इस तरफ रात के समय फ्रांसिस को फिर से अपने डैड के सपने आते हैं। अब अगले दिन जब फ्रांसिस उठकर अपने रूम से बाहर आता है तो वो जोश के बारे में पूछता है, लेकिन आयरिस उसे कुछ भी नहीं बताती और जब फ्रांसिस को जोश पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं देता तो फ्रांसिस समझ जाता है कि जोश अब भाग चुका है। और ये बात जानकर फ्रांसिस को काफी गुस्सा आता है। वो एक हथौड़े को उठाकर सोल्जर के सर पर मारता है और उसे खत्म कर देता है और आयरिस से कहता है कि जोश तो भाग गया लेकिन मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। इतना बोलकर फ्रांसिस अब आयरिस और लूकस को बेसमेंट में ही बंद कर देता है। फिर कुछ देर बाद फ्रांसिस सोल्जर की ड्रेस पहनकर आता है और आयरिस और लूकस को खाना देता है, लेकिन आयरिस और लूकस खाना खाने से मना करने लगते हैं, जिससे फ्रांसिस को अब और गुस्सा आ जाता है। वो इन दोनों को बताने लगता है कि कैसे मेरे डैड मुझे यहाँ पर बंद करके मारा करते थे। अब तभी आयरिस को एक चाकू पड़ा हुआ दिखाई देता है और आयरिस उसे उठाने के लिए फ्रांसिस से माफी मांगने का नाटक करने लगती है, लेकिन फ्रांसिस समझ जाता है। वो चाकू को उठाकर यहाँ से बाहर चला जाता है। यहाँ आयरिस अब विंडो को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर जाती है और उसके चोट भी लग जाती है। और ये सब देखकर लूकस आयरिस से कहता है कि क्या मैं स्टोरी वाले उसी लड़के की तरह डैड से झूठ बोलूं ताकि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। ये आइडिया आयरिस को सही लगता है।
फिर इसके बाद लुकस जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये देखकर फ्रांसिस तुरंत ही भागकर यहाँ पर आता है और तभी आयरिस उसकी पीठ में एक लकड़ी घुसाकर उसे बेसमेंट में बंद कर देती है और लुकस के साथ यहाँ से भागने लगती है। लेकिन अब जैसे ही आयरिस घर से बाहर निकलती है तो तब उसे यहाँ पर डिएगो मिलता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो अब इन दोनों पर हमला करता है और आयरिस को काटने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी लुकस ज़ॉम्बी को कुछ मारता है जिससे ज़ॉम्बी लुकस पर ही हमला करने लगता है। और लुकस की आवाज सुनकर फ्रांसिस किसी तरह बेसमेंट का दरवाजा तोड़ता है और यहाँ आकर ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है और आयरिस से कहता है कि तुमने इसे मेरे घर में आने दिया, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी लुकस इन्हें अपना हाथ दिखाता है जिस पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था और इन्फेक्शन उसके शरीर में फैलना शुरू हो गया था। ये सब देखकर फ्रांसिस और आयरिस दोनों काफी घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आयरिस हिम्मत से काम लेती है। वो लुकस के उस इन्फेक्टेड हाथ को पूरा काट देती है और फ्रांसिस से कहती है कि जल्दी से वैन लाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा, लुकस को खून की जरूरत है। यहाँ फ्रांसिस अपने बेटे लुकस को बचाने के लिए वैन लेने चला जाता है ताकि ये सभी लोग कैंप जा सकें। और यही लुकस भी आयरिस से पूछता है कि क्या मैं मर जाऊंगा। इस पर आयरिस लुकस को दिलासा देती है और कहती है कि तुम्हारे डैड वैन लेकर यहाँ पर जरूर आएंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अब फ्रांसिस वैन के पास पहुंचता है जहाँ पर जोश पहले से ही मौजूद था और जोश फ्रांसिस को गलत समझकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और तभी गलती से उससे गोली चलती है जो कि फ्रांसिस के लगती है और फ्रांसिस मरने लगता है। ये सब देखकर जोश को काफी बुरा भी लगता है। यहाँ फ्रांसिस मरते मरते जोश को अपना बेटा कहता है और वो उसे अपनी मॉम और अपने भाई के पास जाने के लिए कहता है। वहीं काफी देर तक इंतजार करते करते अब आयरिस को ऐसा लगने लगता है कि फ्रांसिस वापस नहीं आएगा, लेकिन तभी उसे वैन की लाइट दिखाई देती है, यानी कि जोश अब वैन लेकर आ गया है और अब ये सभी लोग कैंप तक पहुंच जाएंगे। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।